नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सीएम सुक्खू की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लंबित और अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उन्होंने राज्यपाल के साथ चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से इन मामलों के जल्द एवं न्यायोचित समाधान के लिए सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के वैध 7.19% हिस्से के दावे को पुनः दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश तत्कालीन अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और राज्य को हस्तांतरित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में चंडीगढ़ में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का विकास अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों से किया गया था। पिछले 5 दशकों से पंजाब और हरियाणा इस शहर की भूमि, परिसंपत्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश अब तक अपने वैध अधिकार से वंचित है। उन्होंने आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% वैधानिक हिस्सा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। सीएम ने कहा कि कई दशक पहले निर्मित वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों, मरीजों और अन्य नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों के लिए चंडीगढ़ प्रमुख केंद्र है। विशेष रूप से पीजीआई चंडीगढ़ में प्रतिमाह उपचार के लिए बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ विचार विमर्श के बाद सेक्टर 52 में 4.736 एकड़ भूमि हिमाचल सदन के निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी से संबंधित लंबे समय से लंबित देयों के शीघ्र निपटारे का विषय भी उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के बीबीएमबी परियोजनाओं और उनसे जुड़े लाभों में 7.19% हिस्सेदारी के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। सीएम ने कहा कि राज्य पिछले एक दशक से अधिक समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली तथा उससे संबंधित वित्तीय देयों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने शानन जल विद्युत परियोजना का मुद्दा भी राज्यपाल के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मंडी रियासत कभी भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा नहीं रही। मंडी रियासत ने वर्ष 1948 में भारतीय संघ में विलय किया था। इसके बाद वर्ष 1951 में हिमाचल को भाग सी राज्य का दर्जा मिला और 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, जो कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 2N में परिभाषित हस्तांतरित क्षेत्रों का हिस्सा कभी नहीं रहा। इसलिए इस परियोजना पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और परियोजना पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं जताया जा सकता। उधर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल बड़ा बंगाल का प्रवास करेंगे। सीएम का रात्रि ठहराव कल बड़ा बंगाल में ही होगा। कल वहां स्थानीय लोगों की समस्याओं को सीएम सुनेंगे और इसके अलावा बड़ा बंगाल में महिलाओं को 1500 रुपए देने की भी घोषणा कल सीएम कर सकते हैं। आपको बता दें तो बड़ा बंगाल हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित एक बेहद दुर्गम और अलग थलग गाँव है। ये धौलाधार पर्वतमाला की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है और इसे हिमाचल के सबसे रहस्यमयी और छुपे हुए गांव में से एक माना जाता है। ये गांव रावी नदी की घाटी में बसा हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यात्रियों को बीड़ या कुल्लू की ओर से लगभग 60 से 80 किलोमीटर का बेहद कठिन पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिसमें कि करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है। भारी बर्फबारी के कारण यहाँ गांव सर्दियों में बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं और ये जगह एडवेंचर प्रेमियों, ट्रैकर्स और प्रकृति के बीच समय बिताने वालों के लिए स्वर्ग जैसी है। अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां जाएंगे तो सालों विकास और पर्यटन से दूर रहे इस क्षेत्र के विकास को भी पंख लगेंगे। सूचना यह भी है कि सीएम बड़ा बंगाल के बाद चंबा जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करने वाले हैं। तो फिलहाल जो है वो कल सीएम का बड़ा बंगाल का दौरा है और इस बड़े बंगाल के दौरे के से वहां के जो लोग हैं उनको काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र के दुर्गम, आप मान लीजिए कि यहाँ पर
सुख सुविधाओं से कटा हुआ ये क्षेत्र है। तो ऐसे में कल जब मुख्यमंत्री वहां खुद जाएंगे तो विस्तार विकास का तो जरूर होगा, लेकिन लोगों की जो वहां की मूलभूत सुविधाएं हैं उसे भी पंख लगने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी पात्र कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करना अनिवार्य होगा। 19 मई 2026 को पारित समीक्षा याचिका के आदेशों के तहत कार्यरत शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने के लिए दी गई समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और इस विस्तार के परिणाम स्वरूप अब सभी पात्र शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि टेट उत्तीर्ण न करने वाले सभी कार्यरत शिक्षकों की एक सूची तैयार की जाए और इसके अतिरिक्त जिला उपनिदेशकों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और संबंधित शिक्षकों को भी ये स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर टेट उत्तीर्ण करें। इस नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यरत शिक्षकों के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार विशेष टेट परीक्षा आयोजित करने की योजना है। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी पात्र शिक्षकों को परीक्षा में बैठने और अपनी योग्यता साबित करने के पर्याप्त अवसर मिल सके। शिक्षा विभाग ने इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध बताते हुए स्कूल शिक्षा निदेशक से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और विभाग को अनुपालन रिपोर्ट भेजने का भी आग्रह किया गया है। आपको बता दें तो 2010 से पहले शिक्षक भर्ती के लिए टेट अनिवार्य नहीं था। ऐसे में हिमाचल में हजारों की संख्या में टीजीटी, जेबीटी और सीएनवी शिक्षक है जो कि बिना टेट के हैं। इन शिक्षकों को अब नौकरियों से टर्मिनेट करने को कहा गया है अगर इन्होंने समय पर टेट पास नहीं किया। हालांकि जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट को 5 साल का समय बचा है उन शिक्षकों के लिए टीईटी यानी कि टेट परीक्षा में छूट दी गई है। तो एक ये गंभीर मसला है जो कि आने वाले समय में शिक्षकों की चिंताओं को बढ़ा सकता है अगर उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा समय रहते जो है वो पास नहीं की। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अब भोजन वितरण में किसी भी प्रकार के जातीय, धार्मिक या लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर के क्रम में एक साथ बैठाकर भोजन करवाया जाए ताकि समानता और सामाजिक सद्भावना का वातावरण स्कूलों में मजबूत हो। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को ये निर्देश दिए हैं कि भोजन वितरण के दौरान किसी भी छात्र के साथ अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए और यदि किसी विद्यालय में जाति, धर्म या अन्य आधार पर भेदभाव की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या फिर जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य केवल बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना नहीं बल्कि उनमें समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता की भावना विकसित करना भी है और इसी दिशा में विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षकों और स्थानीय समुदायों को भी नियमित निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सभी सरकारी स्कूलों में टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-8007 प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नंबर पर छात्र, अभिभावक और आम नागरिक मिड डे मील की गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था या किसी भी प्रकार के भेदभाव से संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकेंगे। हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य दिवस यानी कि स्कूल टाइम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो संचालित की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में छोटी कक्षाओं में छात्रों को न पढ़ाने वाले लेक्चरर्स पर भी सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने विभागीय आदेशों का पालन नहीं करने वाले स्कूल लेक्चरर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं कि ऐसे लेक्चररों की सूची 1 हफ्ते के भीतर शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें तो शिक्षा विभाग ने पिछले साल जारी आदेशों में स्पष्ट किया था कि सभी नए स्कूल लेक्चरर अब केवल 11वीं और 12वीं ही नहीं बल्कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी पढ़ाएंगे।
पाएंगे। पहले छठी से 10वीं तक की कक्षाएं मुख्य रूप से टीजीटी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती थी। विभाग के अनुसार लेक्चररों के भर्ती और पदोन्नति नियमों में छठी से 12वीं तक पढ़ाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और इसके बावजूद कुछ लेक्चरर्स ऐसे हैं इन आदेशों का जो विरोध कर रहे हैं और निर्धारित कक्षाओं का शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अब शिक्षा निदेशालय ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से पेंशनरों की लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। समिति के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा है कि हाल ही में समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर 2 दौर की बैठकें हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इनमें से 6 मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पेंशनरों ने नगर निगम शिमला से निगम के करीब 800 पेंशनरों के संशोधित पेंशन मामलों को जल्द शहरी विकास निदेशालय को भेजने का आग्रह किया है। वर्मा ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने जून 2026 की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों के लगभग 2300 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन देने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इस पर होने वाला खर्च संबंधित निकायों को स्वयं वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग ने 4 जून 2026 को सभी निकायों को स्वीकृति के लिए मामले भेजने के निर्देश जारी किए हैं। भूपराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर के 20 निगमों और बोर्डों के शेष 6564 कर्मचारियों को भी पेंशन देने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने सरकार से 29 अक्टूबर 1999 की अधिसूचना बहाल कर सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने और इस विषय पर निगम और बोर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द बैठक बुलाने की मांग की है। समिति ने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 40% वित्तीय लाभ देने संबंधित अधिसूचना सरकार जो कि सरकार ने 31 जुलाई 2026 से पहले जारी करने का आश्वासन दिया है, उसे जल्द जारी किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ते की लंबित 15% किस्तें भी जल्द जारी करने की मांग उठाई गई है। अगली खबर की बात करें तो इसी तरह हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को नियुक्ति के बाद 4 साल तक पदोन्नति नहीं मिलती है तो वो नई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत अगले ग्रेड पे का लाभ पाने का हकदार होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए कि वो याचिकाकर्ताओं को 4 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से SPS का लाभ प्रदान करें। हालांकि याचिका दायर करने में हुई देरी को देखते हुए अदालत ने वित्तीय एरियर के भुगतान को सीमित करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को याचिका दायर करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक की अवधि का ही बकाया जो है वो दिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बैंक 3 माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया राशि पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। और ये आदेश अजय कुमार और अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर 2 अलग-अलग याचिकाओं के निपटारे के दौरान पारित किया गया है। हाईकोर्ट ने बैंक की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वेतन या ACPS लाभ से वंचित रखना एक निरंतर होने वाली गलती है, जिससे कर्मचारियों को हर माह नुकसान होता है और इसीलिए इसे केवल समय सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के चयन BPL परिवारों के चयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने 8वें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेशों में BPL सूची में शामिल करने के लिए पात्रता और अपात्रता के नए मापदंड तैयार किए गए हैं। आदेशों के अनुसार अब ऐसे परिवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें 27 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे सदस्य है या जिन परिवारों में 59 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग ही सदस्य है और 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। इसके अलावा ऐसे परिवार भी इसमें पात्र होंगे जिनमें महिला मुखिया है और 27 से 59 वर्ष की उम्र का कोई पुरुष सदस्य नहीं है। इसमें विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं शामिल होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सर्वेक्षण में शामिल होने या पात्र पाए जाने से किसी परिवार को BPL सूची में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम सूची राज्य सरकार द्वारा तय सीमा, सत्यापन प्रक्रिया और समय समय पर जारी आदेशों
के आधार पर तैयार की जाएगी। 8वें चरण के प्राप्त प्रावधानों आवेदनों का सत्यापन ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। विभाग के अनुसार आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई 2026 तक पूरी की जाएगी, जबकि सूची का प्रकाशन 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। हिमाचल में 1 साल से बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है। राज्य में इस बार चरणबद्ध ढंग से पात्र परिवारों का चयन किया जा रहा है और इससे पहले 7 चरण इसमें पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में बेहद गरीबी परिवारों को शामिल किया गया है और इसके बाद अलग अलग चरण में अलग अलग श्रेणी व पात्रता के हिसाब से बीपीएल परिवारों का चयन जारी है। इसी तरह अगली खबर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर के 10 स्थानों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का वैज्ञानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से नष्ट किया गया। प्रदेश पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों का अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 13.28 करोड़ रुपए है और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरे प्रदेश में एक साथ इतने बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की गई है। इस अभियान को मुख्य सचिव कमलेश पंत ने फ्लैग ऑफ कर मॉनिटर किया और इस अवसर पर प्रदेश की नशे से अधिक प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गई। इनमें पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा की। प्रदेश के सरकारी एवं निजी स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में एंटी चिट्टा ई शपथ भी दिलाई गई। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पल्स पोलियो अभियान का आरंभ किया जाएगा और इस अभियान के दौरान प्रदेश के 5.94 लाख से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 4753 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। अभियान के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पल्स वैक्सीन सहित आवश्यक सामग्री सभी जिलों और बूथों तक पहुंचा दी गई है व प्रशिक्षित टीकाकरण दल और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी को लेकर लगातार झूठ बोल रही है और अफवाह फैला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश का नुकसान होगा। समय के साथ योजनाओं का बेहतर होना और उनके लक्ष्य और अधिक दूरगामी होना अच्छी बात है, लेकिन वीबीजी रामजी में सरकार की जवाबदेही, रोजगार की पारदर्शिता, रोजगार के अधिकार, काम के भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान है। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं और इस बात से राज्य सरकार परेशान है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वीबीजी रामजी 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और किसी भी व्यक्ति को जो काम करने का इच्छुक है उसे रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था इस कानून के तहत की गई है। केंद्र सरकार पहले निर्माण कार्य का 75% वहन करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। हिमाचल समेत अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए ये 15% की वृद्धि है। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ट यानी कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। इंडस्ट्रियल मांग और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने के मकसद से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि नॉन डोमेस्टिक पैक्ट यानी कि एलपीजी पर लगी सभी सेक्टर वाइज पाबंदियां हटा ली गई है और इसके अलावा संकट की शुरुआत में बल्क एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन अब इसमें संकट से पहले ही खपत के लेवल का 50% तक ढील दी गई है, जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफी राहत मिली है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी आवासों के आवंटन की वर्तमान व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने तलब टिप्पणी करते हुए कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के एकाधिकार और आवंटन की अपारदर्शी प्रणाली के कारण आज किसी अधिकारी या कर्मचारी को सरकारी मकान मिलना लॉटरी के हाथ लगने जैसा हो गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने आदेश दिया है कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए हमेशा के लिए एक ही सिंगल वेटिंग लिस्ट वरिष्ठता सूची होनी चाहिए और जिन कर्मचारियों को मकान मिल जाए उनका नाम सूची से हटा दिया जाए और नए आवेदकों का नाम नीचे जोड़ दिया जाए, लेकिन आवेदन की तिथि के अनुसार
अनुसार वरिष्ठता बरकरार रहनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हर साल सरकारी आवास के लिए नए सिरे से आवेदन करने का मौजूदा मजाक बंद होना चाहिए। और इसके अलावा अदालत ने कहा है कि HPPSC जैसे स्वतंत्र संस्थानों को कुछ समर्पित आवास आवंटित किए जाने चाहिए, जिससे नियोक्ता विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से खुद अपने कर्मचारियों को आवास दे सके। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। अगली खबर की बात करें तो शिमला जिले के रामपुर बुशहर के जोगनी क्षेत्र में आज सुबह एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक पिंकी की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं कार में सवार अन्य 4 लोग सर्जन ज्योति प्रकाश, ललित और जयप्रकाश सभी गांव मुनीश गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी गांव मुनीश तहसील रामपुर के रहने वाले हैं। सभी नोगली से मुनीश बहाली की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं। किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक बेहद संवेदनशील और घिनौने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही नाबालिग सौतेली बहन के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और उसे प्रताड़ित करने के दोषी 22 वर्षीय सचिन कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2024 में जब पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र महज 14 वर्ष थी, तब आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। पीड़िता इस व्यवहार से मानसिक रूप से बेहद आहत थी, क्योंकि वो सचिन को राखी बांधती थी और उसे अपना सगा भाई मानती थी। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। आरोपी अक्सर शराब के नशे में इस घिनौने कार्य को अंजाम देता रहा और अंततः उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस भयावह मानसिक दबाव के कारण पीड़िता का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर सब कुछ अपनी मां को बता दिया और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में जून माह के आखिरी दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की रफ्तार धीमी रहेगी। हालांकि इस दौरान बारिश होने का पूर्वानुमान जरूर लगाया जा रहा है, मगर उक्त अवधि के लिए विज्ञान केंद्र ने किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। जबकि 1 व 2 जुलाई के दौरान प्रदेश में भारी बारिश होगी। जुलाई माह के 2 दिनों के लिए केंद्र ने हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।